नमस्कार प्यारे दोस्तों, अभी तक अपने सदिश योग को अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी है सदिशों का वैकलन की, यानी सदिशों का घटाव। सदिशों का घटाव अपन देख रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि दो सदिश अपने पास है। एक आपका ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अब अपने को करना है ए और बी में घटाव। तो अपन कह सकते हैं कि ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर, ये हो गया आपका सदिश अंतर। अभी तक अपन ने सदिश योग सीखा, तो सदिश अंतर को भी सदिश योग की सहायता से सीख लेते हैं। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ध्यान दें, ए वेक्टर का ए वेक्टर प्लस का चिन्ह, यहाँ का मतलब क्या हुआ? सदिश योग। लेकिन इसको अपन लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर। ये बात समझ में आई तुमको? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश अंतर है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सदिश योग भी कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब आपको पता होना चाहिए कि बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर लिखें तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखो, बी वेक्टर से माइनस बी वेक्टर का मतलब हो गया कि बी वेक्टर का विपरीत सदिश, परिमाण उतना ही रहेगा, दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या अंतर आएंगे देखो, ये डायग्राम आपको देखना है अच्छे से। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर पहले अपने पास दो वेक्टर हुआ करते थे, एक ए वेक्टर और एक आपका बी वेक्टर, और इसका अपन ने क्या देखा था? सदिश योग देखा था। तो अपन ने कहा था कि इनका सदिश योग, इसका ये वाला विकिरण होगा, जिस विकिरण को अपन ने कहा था आर, और आर वेक्टर बराबर आपने लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या यही बात यहाँ पे लिखी हुई है? तो ध्यान से देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है थीटा, और इसका जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है, वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। लेकिन अपन चाहते हैं कि अब सीखें अपन सदिश अंतर। तो अपन कहेंगे देखो, ये वाला जो ऑपरेशन है उसमें ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, लेकिन बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो अपन कहेंगे दिशा बदलेगी, तो दिशा बी वेक्टर के विपरीत और परिमाण उतना ही, तो ये आपका हो गया माइनस बी वेक्टर। अब अपन को इसका और इसका क्या करना है? सदिश योग करना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सदिश योग करना है, जो कि सदिश अंतर के बराबर है। तो अपन कहेंगे देखो, सदिश योग के लिए अपन सीखते हैं कि इसके बीच में कोण थीटा है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा? तो आपका उत्तर होगा 180 माइनस थीटा। तो अपन कह सकते हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण हो गया 180 माइनस थीटा। अपन कह सकते हैं कि इस वाले में ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के जो योग करें तो उसके बाद जो आता है वो आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला विकिरण आपका क्या बताएगा? सदिश अंतर। तो अपन कह सकते हैं कि इस वाले वेक्टर को यहाँ पे अपन पैरेलल शिफ्ट करके भी ले जा सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट करके ले जाएंगे तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस विकिरण का, इस वाले का एक विकिरण जो है वो आपका क्या होगा? योग होगा, तो दूसरा अपन कह सकते हैं अंतर होगा। तो ये बातें थोड़ी सी हैं, थ्योरेटिकल आप सीख लो जितना आपको सिखाया गया है। अब देखो, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से अपन ने सदिश अंतर को परिभाषित कर दिया। करना कुछ नहीं है, आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है। अब इसको योग के रूप में लिखना है, तो ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, बी वेक्टर अपनी दिशा बदल लेगा। तो अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण हो गया 180 माइनस थीटा। अब मैं सिखाता हूँ कि इससे इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। अपने को चाहिए क्या? सदिश अंतर आर डैश। तो आर डैश वेक्टर बच्चों लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको अपन ने कहा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर योग कर दें इसका माइनस बी वेक्टर के साथ। अब आपको सूत्र पता होगा कि आर डैश जो है वो परिमाण बताएगा। परिमाण कैसे निकालते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आर वेक्टर का? तो अपन कह सकते हैं पहले के परिमाण का होल स्क्वायर, दूसरे का परिमाण का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी, यहाँ पे माइनस लिखिए। माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और अपन जानते हैं कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस में 2 इंटू ए का परिमाण, बी का परिमाण। अब बी का परिमाण क्या आएगा? बी आएगा, माइनस बी नहीं आएगा, गलती होगी आपकी। कॉस और ए वेक्टर तथा माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण होगा 180 माइनस थीटा। आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। आपको त्रिकोणमिति में सिखाया था कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपकी कौन से चतुर्थांश में होगा? तो आपका सेकंड चतुर्थांश में होगा, और सेकंड में जो आपका कोस है वो नेगेटिव होगा, और 180 पे आपका चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस थीटा। यदि आपको इस तरीके से कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत है तो आप त्रिकोणमिति का वीडियो देख लें, जिसमें आपको बताया है कि बड़े एंगल को, 90 से बड़े एंगल को किस तरीके से आपस में बदला जाता है। बट अपन कह सकते हैं यहाँ से अपना सूत्र बन गया आर डैश बराबर में रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा।
ये बात आपको समझ में आई। आगे से इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए कि सदिश अंतर का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण, बी क्या होगा, बी वेक्टर का परिमाण, थीटा क्या होगा, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण। तो इस तरीके से आपको समझ में आई। ये तो हो गया आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। कई बार आपसे जो यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा की जानकारी भी मांग लेते हैं। तो चलो इस अल्फा को और सीख लेते हैं। आपको याद होगा जब अपन ने tan अल्फा लिखा था सदिश योग में, तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या है। तो आपने कहा था कि tan अल्फा जो अपन ने लिखा था वो किससे लिखा था, ए से लिखा था। तो दूर कौन था, बी साइन। अब कह सकते हैं यहाँ पे जो अपन कोण ले रहे थे वो 180 माइनस थीटा ले रहे थे। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो बी साइन 180 माइनस थीटा और ए प्लस बी यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। आप कह सकते हो यहाँ पे tan अल्फा का जो सूत्र आपका मिलेगा वो मिलेगा बी, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक होने की वजह से यहाँ पे साइन थीटा ही रह जाएगा, बट कॉस नेगेटिव होने की वजह से ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं सदिश अंतर के कितने सूत्र आए, 2 आए। पहला देखिए, यदि पूछे कि ए वेक्टर का परिमाण ये है, बी वेक्टर का परिमाण ये है, और आप बताइए सदिश अंतर क्या होगा, तो आप लगाएंगे ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और आपको पूछ ले कि ए से कोण बताओ, तो आप कहेंगे बी साइन थीटा ए माइनस बी कोस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने डेराइव कर लिए, इसको याद रखिए। अब यूज़ कैसे होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, चलिए इनको भी सीख लेते हैं। अब देखो अपने पास ये एक टेबल है, अपन कह रहे हैं कि ए और बी क्या हो, बराबर हो, ए और बी बराबर हो। तो इस केस में आपको पता होगा कि जब अपने पहले देखा था कि जब ए और बी बराबर हो तो सदिश योग, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये आपका इधर की तरफ जो लिखा हुआ है ना वो सदिश अंतर है। मैं यहाँ पे आपको तुलना करवाऊँ तो आपने याद होगा कि अपन ने जब ए और बी बराबर होंगे तो 2a और cos थीटा बाई 2 होगा। इसका डेरिवेशन अपन ने प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति में भी कर लिया था, और यदि आप अभी चाहते हैं तो आप एक बार और कर सकते हैं। a बराबर b उस फॉर्मूले में रखिए, फिर आप इसको सॉल्व करिए और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं कि योग क्या आएगा, 2a cos थीटा बटा 2 कब आएगा, जब दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो 2a cos थीटा बटा 2, अंतर क्या आएगा, 2a sin थीटा बटा 2। अब आपको याद ये भी होगा कि जब a बराबर b हो, यानी a मान सकते हैं 60 डिग्री पे हो, तो उनका सदिश योग आपका आया था √3a, और 90 डिग्री हो तो आपका योग आया था √2a, और 120 डिग्री आपने क्वेश्चन करा भी था कि सेम का आंसर सेम तभी आता है जब कोण 120 हो। तो इस केस में आपका ए आया था। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं, आप वो वीडियो देखिए सदिश योग वाला, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन सीख रहे हैं सदिश अंतर क्या होगा। तो सदिश अंतर का अपन कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब ए बराबर बी हो तो 2a sin थीटा बटा 2। थीटा अपन यहाँ पे देखिए 60 डिग्री रखें तो 60 बटा 2 30 हो गया, तो साइन 30 1 बटा 2 होगा। तो अब सदिश अंतर देखिए, जहाँ पे ये सदिश योग था 120 पर, वो उत्तर एज इट इज आ रहा है किस पे, 60 पे। तो 60 डिग्री पे अपन कह सकते हैं कि ए और ए का अंतर ए ही आ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं जब 60 डिग्री कोण होगा ना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का, और ए और बी का मान बराबर हो, तो उनका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, ए के बराबर आएगा। चलो इसको मैं प्रूव कर ही देता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो इसको ऐसे करेंगे प्यारे दोस्तों, अपन अंतर सीख रहे हैं। अंतर क्या होगा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं यहाँ पे लगेगा माइनस, भूल गए ना माइनस, और यहाँ पे आपका cos कितना डिग्री, आपका cos कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताइए cos 60 1 बटा 2, 1 बटा 2 ये क्या हो गया, 2 चला गया, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, उत्तर कितना आ गया, ए आ गया। तो आगे प्रूव करने नहीं बैठेंगे, तो अपन कह सकते हैं 60 पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 90 पे। अपन कह सकते हैं 90 पे योग भी √2a है, अंतर भी √2a है, मान रख के देख सकते हैं। 120 पे मान रखते हैं तो साइन 60 आएगा, तो उत्तर इसका √3a आएगा। ये चीज़ें आप याद रखिए। क्या, एक बार और बता देता हूँ, a बराबर b हो तो सदिश योग होगा 2a cos थीटा बटा 2, सदिश अंतर होगा 2a sin थीटा बटा 2। थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 हो तो a प्लस a 2a योग होगा, लेकिन थीटा बराबर 0 में अंतर आपका a माइनस ए 0 होगा। इसी तरीके से थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो योग आपका √3a होगा, जबकि अंतर आपका a होगा। 90 डिग्री पे योग और अंतर बराबर होते हैं तो √2a आए। 120 डिग्री के केस में अपन कह सकते हैं कि योग के केस में a का उत्तर a आता है, जबकि अंतर के केस में आपका उत्तर √3a आता है। ये देखिए आप आराम से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सदिशों के योग का परिमाण, दो सदिशों के योग का परिमाण, इस लाइन को लिख के बताओ। कह रहा है कि दो सदिशों के
दो सदिशों के योग का परिमाण, ये परिमाण हो गया, बराबर किसके होगा, उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका अंतर, और इसके परिमाण के लिए अपन मोड़ लगा देते हैं। ये बात समझ में आई। कह रहा है कि यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। बताइए, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये तो अपना एक सूत्र है, तो क्या होगा फॉर्मूला, वो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये आसानी से हो गया। बराबर कह सकते हो आप इस तरीके से, कैसे, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। दोनों तरफ होल स्क्वायर करने से रूट चला जाएगा, और रूट चला भी जाएगा, और इसमें अपन कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab कोस थीटा आएगा। ये बात आपको समझ आ गई। और बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए 4 किस में चला जाएगा, 0 में, तो उत्तर आया ab कोस थीटा बराबर में 0। आप कह सकते हैं ab कोस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0। तो आप कह सकते हैं इसके कई सारे तरीके हैं। यदि a 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, b 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या फिर कोस थीटा का मान भी 0 हो जाए तो भी हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि a और b तो 0 नहीं है, अपन कह रहे हैं थीटा की जानकारी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि थीटा जब 90 डिग्री होगा ना, तब आप कह सकते हैं कोस थीटा 0 होगा। तो अपन कह सकते हैं कोस थीटा 0 तब होगा जब थीटा 90 होगा, तो अपन कह सकते हैं इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो इकाई सदिशों का योग, समझ में आ रही है ना बात, दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है, तो मेरे को बताइए कि इकाई सदिश का मतलब एक एक का योग, एक एक का योग एक कब होता है, तो आप कहोगे एक एक का योग एक तब होता है जब इनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। कितना हो, 120 डिग्री हो। ये बात समझ में आ गई। एक एक का योग एक तब होता है जब इनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा। अब आपको चाहिए अंतर का परिमाण, तो अंतर का परिमाण देखो, r डैश चाहिए आपको। r डैश कैसे फाइंड करें, तो r डैश अपन कह सकते हैं कैसे फाइंड होगा, r डैश बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे इस तरीके से होगा, देखिए a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री। अब देखिए a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 कोस 120। कोस 120 का मान किसके बराबर होता है, कोस 60 के बराबर, और दूसरे में ये कितने होते हैं, ये दूसरे में होता है माइनस में, तो माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाहर आके आपका उत्तर आ गया √3, √3। इतना करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। कैसे, मैंने आपको टेबल बताई थी कि एक एक का सदिश योग कितना होगा, एक तभी होगा, एक एक का सदिश योग तभी होगा जब उनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा। लेकिन अपन कह रहे हैं कि एक एक का जब अंतर देखें और कोण 120 हो उनके बीच में, तो उत्तर कितना आता है, √3। इस तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये समझ में आई बातें। चलिए आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर का परिणामी रिजल्टेंट R1 है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी R1 है। तो आप कह सकते हैं कि R1 वेक्टर बराबर में लिख सकते हैं रूट में, लेकिन रूट को अपन क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, तो क्या R1 का होल स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab और आपका यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, R1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं, क्या है, सदिश b को विपरीत करने पर परिणामी R2 हो जाता है। ये देखिए वो अभी डायग्राम आपने सीखा ना, कैसे सीखा भाई, अपन ने कहा देखो a वेक्टर ऐसे हो, b वेक्टर ऐसे हो, तो इनका परिणामी जो आएगा वो ऐसे आएगा और ये आपका सदिश योग से आएगा। अब b को विपरीत करते ही क्या हो जाता है, माइनस b वेक्टर हो जाता है। तो अब कह सकते हैं ये तो आपका सदिश अंतर हो गया। और सदिश अंतर का फॉर्मूला अभी देखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब आप कह सकते हैं कि अपने को पूछा क्या है, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों का कर दो योग। तो आप कह सकते हैं R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से दोनों योग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर, और आप कह सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इस तरीके से समझ में आई बातें।
तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने सदिश अंतर को समझा। एक ही फॉर्मूला है सदिश अंतर का, याद रखिएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या होगा, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण। हाँ तो दोस्तों अब अपन सीखते हैं सदिश का लंबवत या समकोणीय घटकों में वियोजन। किसी सदिश के घटक कैसे किए जाते हैं, और सबसे पहले अपने को सीखने हैं लंबवत यानी समकोणीय घटक। इसका मतलब क्या होगा कि एक सदिश के घटक इस तरीके से करने हैं कि वो दोनों घटक आपस में लंबवत हों, यानी दोनों घटकों के बीच का कोण 90 डिग्री हो। ऐसे घटक अपने समकोणीय घटक होंगे और एक तल में ऐसे अपन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अपन कह रहे हैं कि अपने पास एक सदिश है जिसका परिमाण है a और ये बना रहा है एक्स एक्स के साथ थीटा कोण। तो अपन कह सकते हैं कि इसके दो घटक होंगे। ए घटक होगा एक्स एक्स के अनुदिश, ए घटक किसके अनुदिश होगा, एक्स एक्स के अनुदिश, और ये घटक हो जाएगा आपका ये वाला। एक होगा वाई एक्स के अनुदिश। तो फायदा क्या हुआ कि एक्स तथा वाई एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दोनों के दोनों घटक हो गए एक दूसरे के लंबवत। तो अपन कह सकते हैं कि ए वेक्टर का जो घटक थीटा के पास हो, यानी जो कोण थीटा के पास हो, यानी जो कोण ये थीटा है वो ए के साथ है, तो अपन कह सकते हैं कि पास वाला कोस थीटा होता है। तो ये आपका ए कोस थीटा हो जाएगा और ये आपका ए साइन थीटा हो जाएगा। ये कैसे आया, तो ये अपन कह सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात से आ गया। साइन थीटा आपको लिखना आता होगा, कोस थीटा भी आता होगा। तो कोस थीटा क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं अपन आधार। तो आधार आपका ये वाला था ए एक्स, और ये आपका कर्ण था ए जिसका परिमाण ए है। तो आप कह सकते हैं एक्स घटक देखिए, तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कैसे, थीटा के पास वाला ए कोस थीटा, थीटा से दूर वाला ए साइन थीटा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके दो घटक होंगे, एक्स घटक यानी थीटा के पास वाला कोस थीटा और दूर वाला साइन थीटा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं। यदि इस तरीके से ये दो घटक आ गए तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, ए कोस थीटा आई कैप। आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि आई कैप यानी एक्स दिशा में था और जे कैप आपने लिखा वाई दिशा में। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए कुछ बेसिक से पॉइंट और सीखते हैं। पहला पॉइंट है किसी सदिश को अधिकतम अनंत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। किसी सदिश को अधिकतम अनंत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो अभी अपन ने कहा कि 2 में क्यों किया, वो आपके लंबवत यानी समकोणीय घटक थे। यहाँ पे सीधा नाम है कि एक सदिश को अनंत घटकों में तोड़ सकते हैं। जैसे 10 आई कैप को लिखने का तरीका हो सकता है आई कैप प्लस आई कैप, और कितनी बार, 10 बार। यदि आई कैप बटा 2 आई कैप बटा 2 लिखें तो 20 बार लिखेंगे, और आई कैप बटा 4 बार लिखें तो 40 बार लिख देंगे। तो इस तरीके से एक ही सदिश के अनंत घटक हो सकते हैं, अनंत घटक हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़िए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी सदिश के एक तल में अधिकतम 2 समकोणीय घटक हो सकते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि एक तल में अधिकतम 2 समकोणीय घटक हो सकते हैं, किंतु आपको पूछे एक 3D में यानी आकाश में अधिकतम 3 समकोणीय घटक हो सकते हैं, जो एक x के अनुदिश होगा, एक y के अनुदिश होगा और एक z के अनुदिश होगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं थियोरेटिकल, कि एक सदिश के कितने घटक हो सकते हैं, तो ऐसे तो कहेंगे अनंत। एक सदिश के एक तल में कितने अधिकतम समकोणीय घटक हो सकते हैं, तो उत्तर होगा 2। त्रिविमी यानी 3D में एक सदिश के कितने समकोणीय घटक हो सकते हैं, तो उत्तर होगा आपका 3। 2 घटक मैंने करने सिखा दिए। कैसे सीखे, अपन कह सकते हैं कोई भी जैसे हो, जैसे ये सदिश आपका हो और इस सदिश का परिमाण a हो और यहाँ से आपका थीटा बन रहा हो ऐसे, तो आप कह सकते हैं पास वाला घटक क्या होगा, a cos थीटा, और दूर वाला जो घटक होगा वो होगा आपका a sin थीटा। तो इस तरीके से घटक करने अपने सीख गए। क्वेश्चन थोड़ी देर बाद अभी कर रहे हैं, इससे पहले अपन थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अब क्या सीखें, एक सदिश का लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन, यानी ए के सदिश का यानी ए वेक्टर को अब अपने को क्या करना है, 3D में लिखना है। यानी 3D में यानी त्रिविम में उसके समकोणीय घटक पता करना है। तो अपन कह सकते हैं जो ए वेक्टर है उसका x के अनुदिश घटक ए एक्स आई कैप होगा, y के अनुदिश ए वाई होगा और z के अनुदिश ए जेड होगा। तो ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ए वेक्टर का x के अनुदिश घटक आपका हो गया ए एक्स आई कैप, और y के अनुदिश हो गया ए वाई जे कैप, और z के अनुदिश हो गया ए जेड के कैप। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वाले आपके कौन से घटक हो गए, एक सदिश के त्रिविमीय यानी 3D में। और इस सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकालें तो अपन अच्छे से जानते हैं किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस
के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी, लेकिन अभी अपन ने ऐसे लिखा है, मान तो नहीं लिखा ना, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। और ये होती है आपकी दिक्योजय, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं देखिए, यदि सदिश ए वेक्टर के क्रम से एक्स वाई तथा जेड एक्स के साथ बनाए गए कोण की जो कोज्याएं हैं, यानी जो कोण हो और उसका कोस जो हो, वो आपका दिक्योजय कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूले अपन को याद रखने, जैसे कोस अल्फा लिखना है, कोस अल्फा लिखना है तो आप कहेंगे ए एक्स बटा ए। बोला ए एक्स क्या चीज़ है, तो अपन कह सकते हैं, अभी आपने लिखा कि ए वेक्टर को अपन उसके घटकों के रूप में लिखें तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप लिख सकते हैं। और इस ए वेक्टर का परिमाण लिखने की बारी आई, जिसको अपन सीधे ए से भी दर्शा सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि सिंपल है आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर और के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। ये चीज़ें अपने फाइंड करी। अब अपन चाहते हैं फॉर्मूला लिखना, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और इसी तरीके से कोस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ और गामा आपका जेड के साथ, और ये होगी इसकी दिक्योजय। तो सिंपल है, कोस अल्फा जब फाइंड करेंगे तो आई कैप के गुणांक बटा में परिमाण, इसी तरीके से बीटा लिखेंगे तो जे कैप का गुणांक बटा ए वेक्टर का परिमाण, और जब गामा लिख रहे होंगे तो के कैप का गुणांक बटा परिमाण ए। तो ये आप फॉर्मूले याद रखिए। एक संबंध भी इसमें याद रखना होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का जब योग करने जाएंगे तो उत्तर आएगा आपका ये। इसका प्रूफ ये सिंपल सा है कि आप कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा करिए, और इसमें आप करने जाएंगे तो ये क्या होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर, ए जेड का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर यही है, सेम बटा सेम का उत्तर 1 हो गया। तो दिक्योजय आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, एक तल में भी घटक करके देख लिए और एक 3D में भी घटक करके देख लिए और दिक्योजय भी सीख ली। अब इसके देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे से आते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, ऐसे है 10 न्यूटन का एक बल, 10 न्यूटन का एक बल 37 से 30 डिग्री के कोण पर झुकाव रखता है, यानी आनत है। तो बल के आपको बताने हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो अपन कह रहे हैं अपने पास एक बल है, वो बल किस तरीके से दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं वो बल इस तरीके से, और इसका जो ये परिमाण है वो 10 है। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्स एक्स है, क्षैतिज है, इससे माने क्षैतिज से उसका जो झुकाव है वो आपका कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है। अब आपको क्या करना है कि इसके 2 घटक करने हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आप कह सकते हैं देखो, इसका जो इसके थीटा के पास वाला जो घटक होगा वो क्या होगा, अपन कह सकते हैं ये होगा, और उसका मान जो होगा वो ए कोस थीटा होगा। तो ए कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 10 कोस 30, और दूर वाला घटक अपन कह सकते हैं किस में होगा, साइन में होगा, तो उसका मान होगा 10 साइन 30। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये वाला घटक आ गया 10 कोस 30, और 10 कोस 30 का मान अपन कह सकते हैं 10, और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका उत्तर आ गया 5√3। और इस तरीके से इसका अपन सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 और साइन 30 होता है 1/2, यहाँ पे आ गया 5। अपन कह सकते हैं इस बल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इसका जो क्षैतिज घटक है वो 5√3 आई कैप लिख सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर घटक 5 जे कैप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका घटकों में तोड़ के बल लिख दिया। समझ में आई चीज़ें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए, कह रहे हैं कि ए वेक्टर है जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का परिमाण और सदिश ए वेक्टर तथा एक्स एक्स के मध्य का कोण याद करिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा। तो परिमाण बड़ा सिंपल है, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। अपन कह सकते हैं 9 + 16 25, और 25 का जो रूट आएगा वो 5 आएगा, तो ए का परिमाण 5 होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक्स एक्स के साथ ए कितना कोण बना रहा है। तो इसके दोनों तरीके हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो मान है वो आपका है 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। क्या इस सदिश को अपन इसमें प्लॉट कर सकते हैं? तो अपन कहेंगे बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करके देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आप आई कैप में जाइए कितना, 3, तो अपन गए आई कैप में 3, और ये कह रहे हैं कि जे कैप में जाइए आप 4, तो अपन चले गए जे कैप में 4, और इनका दोनों का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, क्या वो 5 ऐसे होगा? तो ये 5 ऐसे होगा, और ये आपका ए होगा, और ये आपका ए वेक्टर भी होगा। तो अपने को क्या पूछा है, ए वेक्टर तथा एक्स एक्स के मध्य कोण, तो ये आपका थीटा होगा। tan थीटा अपन लिखना जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब आपका 4 हो गया, आधार हो गया आपका 3। एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, tan थीटा लिखते टाइम ऐसे कह सकते हैं tan थीटा बराबर में दूर अपॉन पास।
तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जिससे थोड़ा फास्ट हो जाएंगे अपन, दूर बटा पास। ये बातें समझ में आई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर में दूर बटा पास यानी 4/3। तो आप कह सकते हैं कि थीटा का मान यहाँ से जो अपने को प्राप्त हुआ वो आपको 53 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ए वेक्टर एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, 53। यदि बात करें वाई एक्स के साथ तो वो होगा 37। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देख लिया। आगे बढ़ें तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ए वेक्टर आपको वापस से दे दिया जिसका मान है 5 i कैप 2 j कैप 4 k कैप। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि ए वेक्टर का मोड ले लो यानी इसका परिमाण ले लो। तो आप कह सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण, जिसको हम सीधे ए से भी दर्शा सकते हैं, और इसका जो मान होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर हो गया। तो आप कहेंगे इसमें क्या होगा, देखो 5 का होल स्क्वायर 25, इसका 4 और इसका आप कह सकते हैं 16। ठीक है ना, 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 4 20, और 20 और 25 आपका हो गया रूट 45। रूट 45 को अपन कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 5, जिसमें से अपन कह सकते हैं 9 का 12 आ जाएगा 3 और यहाँ पे रूट 5। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये तो हो गया इसका परिमाण। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि दिक्योजयन बताइए। क्या बताइए, ए वेक्टर की दिक्योजयन। तो ए वेक्टर की दिक्योजयन क्या होती है, एक तो कोस अल्फा होगा, एक आपका कोस बीटा होगा, एक आपका कोस गामा होगा। फॉर्मूले आपको याद होंगे। कोस अल्फा में अपन कह सकते हैं आई कैप का गुणांक बटा उसका ए वेक्टर का परिमाण। तो अपन कह सकते हैं देखो आई कैप का गुणांक है 5 बटा में यहाँ पे कह सकते हैं 3√5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो √5/3 आ सकता है। इस तरीके से हो गया। कोस बीटा बताइए, अपन कहेंगे 2 लिख देंगे और बटा में 3√5। कैसे आया, फॉर्मूला जानते हैं ना, जे कैप का गुणांक बटा ए का परिमाण। इसी तरीके से इसका सूत्र, तो अपन कहेंगे के कैप का गुणांक बटा ए वेक्टर का परिमाण। तो अपन कह सकते हैं ये 4 और अपन कह सकते हैं 4 बटा में यहाँ पे 3√5, 4 बटा में 3√5। ऐसे इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसकी दिक्योजयन आपने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। थोड़ा और आगे बढ़ें, चलो एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 12 न्यूटन एक के बल एक बिंदु पर परस्पर लंबवत लग रहे हैं। तो आपको बताना है परिणामी यानी रिजल्टेंट बल का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसको सदिश रूप में लिख लेते हैं। तो एक एफ वेक्टर है जिसमें अपन कह सकते हैं कि 3 आई कैप हो, तो दूसरा अपन कह सकते हैं 4 जे कैप होगा, और तीसरा अपन कह सकते हैं 12 के कैप होगा। कैसे पता लगा, तो ये कह रहे हैं कि परस्पर लंबवत है, तो अपन कह सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप आपस में लंबवत होते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जो एफ वेक्टर है उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अपने को क्या पूछा है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो परिणामी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और प्लस है 12 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो अपन कहेंगे देखो 9 और यहाँ पे कहेंगे 16 और यहाँ पे कहेंगे 144। अब आपको 144 को जोड़ देना है 25 में, तो 144 प्लस 25 हुए 169 और जिसका रूट होगा 13 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं इसका उत्तर आ जाएगा 13 न्यूटन। तो इस तरीके से अपन ने सदिशों के घटक देख लिए 2D और 3D दोनों में, और कुछ इसके क्वेश्चंस देख लिए।